वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेटल आयन इंडिकेटर्स, मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स। तो बेसिकली जो है ये मेटल इंडिकेटर जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, और मास्किंग एंड डिमास्किंग रिएजेंट्स वो होते हैं कि सपोज करिए हम टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें और भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो भी रिएक्ट करते हैं, तो उनके रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मास्किंग एजेंट यूज़ करते हैं, और अगर सपोज करिए हमें रिएक्शन कराना है तो उसके मास्क को हटाने के लिए जो डिमास्किंग रिएजेंट्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेटल आयन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो मेटल आयन इंडिकेटर्स बेसिकली डाइज होती हैं जो कि एक कलर शो करती है किसी भी मेटल आयन के लिए। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें कोई मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कलर जो है वो मेटल आयन इंडिकेटर शो करेगी, ठीक है। और साथ ही कभी कभी ये कलर नहीं भी शो करती या फिर डिफरेंट कलर शो करती है अगर उसमें सॉल्यूशन में जो है वो किसी तरह का अगर कोई मेटल ना प्रेजेंट हो। तो मेटल आयन इंडिकेटर्स जो भी यूज़ किए जाते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब हम कैसे मेटल आयन इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, तो जो केमिकली स्टेबल होते हैं, केमिकली स्टेबल इन सेंस कि वो खुद का अपना स्पेसिफिक अलग से रिएक्शन ना करे सॉल्यूशन में जो अदर आयन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ, बल्कि वो मेटल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वो उसका स्पेसिफिक कलर शो करे। दूसरी चीज़ है कि उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग कलर चेंज प्रोड्यूस करे। मतलब जैसे ही एंड पॉइंट आने वाला है तो जो कलर जो वो चेंज करते हैं तो वो काफ़ी विजिबल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो वो कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ फॉर्म करे वो 1:1 रेशियो में होना चाहिए। वो जो भी मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स है उससे कम स्टेबल होना चाहिए, यानी कि जब अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा वो काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए ताकि 1-2 ड्रॉप में ही कलर चेंज प्रोड्यूस हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू मेटल आयन कंसंट्रेशन। जो एंड पॉइंट रिएक्शन है या कलर चेंज है वो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए और सेलेक्टिव होना चाहिए एनालाइट के लिए, यानी कि हर एक मेटल का एक पर्टिकुलर कलर वो शो करे, ना कि वो कलर में वेरिएशन शो करे। अब ये मेटल आयन इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो बेसिकली जब भी कोई मेटल आयन M जो है वो रिएक्ट करता है इंडिकेटर आयन से तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी को दिया जा सकता है कि कांस्टेंट के, और इंडिकेटर के लिए आयन यूज हुआ है तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मेटल प्लस आयन का जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब मेटल आयन को टाइट्रेट किया जाता है फिर EDTA से तो वो एक मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और जो स्टेबिलिटी होती है उस कॉम्प्लेक्स की वो देते हैं KS से, यानी कि जो मेटल पहले वो इंडिकेटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है MIN, और जब EDTA से रिएक्ट कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है MEDTA, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इन दोनों कॉम्प्लेक्स की उसमें इसकी KS की स्टेबिलिटी जो है वो KN के इंडिकेटर के कांस्टेंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेटल आयन इंडिकेटर्स जो है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि मेटल EDTA जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे आपको एंड पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। फैक्टर्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि pH वेरिएशन क्या है, यानी कि किस pH पे जो है वो टाइट्रेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें एनालाइट का क्या pH है। साथ ही जो कलर है इंडिकेटर का और कॉम्प्लेक्स का और जो वो कॉम्प्लेक्स के साथ फॉर्म करेगा उसका कलर वो जो है वो अफेक्ट करता है। साथ ही जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करती है कि कैसा इंडिकेटर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो आपका जो कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो मेटल इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स का कम होना चाहिए एज कंपेयर टू जो मेटल और लाइगेंड कॉम्प्लेक्स का है, इसीलिए जो स्टेबिलिटी है वो मैटर करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से मेटल आयन इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला है मॉर्डेंट ब्लैक टू या फिर इसको एरिक्रोम ब्लैक टी भी कहते हैं। ये वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नैप्थेलाजो 5 नाइट्रो 2 नैप्थेलॉल 4 सल्फोनेट, ठीक है। इस इंडिकेटर को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि 0.2 ग्राम एरिकोक्रोम ब्लैक टी को डिजोल्व करते हैं 2 ग्राम हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड में, और उसके बाद उसको
50 ml मेथनॉल में डिजोल्व कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर प्रिपेयर होता है। नहीं तो फिर 0.2% मॉडर्न ब्लैक 2 को 100 पार्ट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स करते हैं तो हमारा इंडिकेटर सॉल्यूशन तैयार होता है। कलर की बात करें तो ये इंडिकेटर जो है वो pH 10 पे ये इंडिकेटर ब्लू होता है कलर में, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ये रेड कलर देता है। लेकिन अगर pH 6.3 से कम हो या फिर 11.5 से ज़्यादा हो तो ये रेडिश कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये बेसिकली यूज़ होता है आपको मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैडमियम, जिंक के डायरेक्ट टाइट्रेशन के लिए, और उसके अलावा बेरियम, स्ट्रोटेटियम के बैक टाइट्रेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड इंडिकेटर है वह है मॉर्डेंट ब्लू 3, जिसको कि सोलो क्रोम साइनी आर भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो होता है ट्राइसोडियम 5E3 कार्बोक्सी 5 मिथाइल 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइन 1 इलिडीन 2 सल्फो नाटोफिनाइल मिथाइल 3 मिथाइल 2 ऑक्सीडो बेंजोएट। ठीक है, ये यूज़ होता है एल्युमिनियम के टाइट्रेशन के समय एंड पॉइंट देने के लिए, और ये बेसिकली पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है जब ये एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। लेकिन अगर ये एक्सेस EDTA के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है मॉर्डेंट रेड 7। इसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम 2 हाइड्रोक्सिल 1,5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 1 फिनाइल 4 पायराजोलिन नाजो 2 नैप्थालीन 4 सल्फोनेट। ठीक है, ये इंडिकेटर जो है वो ब्लूइश वायलेट कलर देता है निकिल के साथ, और ग्रीन कलर देता है अगर एक्सेस EDTA सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तो। ठीक है, इसका बेसिकली जो इंडिकेटर है उसका 0.1% सॉल्यूशन जो है वो टाइट्रेशन के टाइम यूज होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है म्यूरेक्साइड, जिसको कि अमोनियम प्यूरेट भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो है अजेनियम या फिर 2,4 डाईऑक्सो 5 2,4,6 ट्राईऑक्सो 1,3 डायजाइन 5 इलिडीन एमिनो 1H पायरीमिडीन 6 ओलेट। ये बेसिकली यूज़ होता है कैल्शियम के टाइट्रेशन के लिए, मतलब कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करने के लिए, और 0.2% सोडियम क्लोराइड में एट pH 12, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का pH होगा, जो 0.2% हम यूज़ कर रहे हैं उसका pH 12 होना चाहिए, और उसमें कैल्शियम के डिटरमाइन करने के लिए इसको एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर जो है वो रेड वायलेट कलर, जब ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ये आपको ब्लू वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका 0.5% ऑफ नैप्थॉल ग्रीन जो है अगर इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती है। और ये बेसिकली यूज़ होता है कैल्शियम के एस्टिमेशन के लिए मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, और ये मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है जो फॉर्म होता है वो लेस स्टेबल होता है कैल्शियम म्यूरेक्साइड कॉम्प्लेक्स के कंपैरेटिव। नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है कैल्कॉन, जिसको कि मॉर्डेंट ब्लैक 17 या फिर सोलो क्रोम डार्क ब्लू भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम 2 हाइड्रोक्सी 1 2 हाइड्रोक्सी 1 नैप्थिलाजो नैप्थिलीन 4 सल्फोनेट। ठीक है, ये यूज़ होता है आपको कैल्शियम आयन के ही डिटर्मिनेशन के लिए, और बेसिकली जब इसको एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ये पर्पल रेड कलर प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। कलर जो है इसका वो चेंज हो जाता है ब्लू में जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है EDTA के साथ, अगर उस सॉल्यूशन में मेटल आयंस ना प्रेजेंट हो तो। ये जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है वो टाइट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि 1 पार्ट कैल्कॉन का लिया जाता है तो 99 पार्ट जो है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, और इस तरह से सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसको टाइट्रेशन के टाइम ऐड करते हैं गिवन जो भी एनालाइट होता है उसमें। कॉल्ड वायलेट, कैटेकल वायलेट जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसमें जो एंड पॉइंट है उसमें ब्लू कलर आता है, और जो भी एनालाइट होता है वो बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं। कैटेकॉल वायलेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए इसका 0.1% यूज़ करते हैं, और फिर उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, और फिर जो सॉल्यूशन मिलता है उसको एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो pH डिपेंडेंट होती है, जैसे कि जो बिस्मथ कॉम्प्लेक्स है वो pH 1.5 पे ज़्यादा स्टेबल होता है, और 4.7 pH रेंज में जो है वो आपको मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम और कैडमियम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता
होते हैं और उनमें एज अ इंडिकेटर ये यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है पायरीडाइलाजोनैप्थॉल, जिसको कि पैन भी बोलते हैं, और ये कॉपर आयन के प्रेजेंस में रेड कलर देता है और कॉपर आयंस के एब्सेंस में ये येलो कलर देता है। यानी कि गिवन एनालाइट में अगर कॉपर प्रेजेंट है तो वो रेड कलर देगा, और नहीं तो फिर अगर कॉपर एब्सेंट है तो ये येलो कलर देगा। इसका भी 0.1% सॉल्यूशन को अल्कोहल में डिसॉल्व करके फिर एज ए इंडिकेटर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ज़ाइलिनॉल ऑरेंज। ये जो है या तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब इसको पोटेशियम नाइट्रेट में डिसॉल्व किया जाता है, या तो 50% अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है। जब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ यूज़ करते हैं तो इसमें 1 पार्ट ज़ाइलिनॉल ऑरेंज का लेते हैं और 99 पार्ट्स जो है वो पोटेशियम का प्रेजेंट होता है। और जब 50% अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ, तो इसमें 0.1 सॉल्यूशन जो होता है वो ज़ाइलिनॉल ऑरेंज होता है और 50% उसमें अल्कोहल होता है। जब ये जो इंडिकेटर है बेसिकली एसिडिक पीएच पे मेटल्स के साथ ये रेड वायलेट कलर देता है। तो अब हम बात करेंगे मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट्स के बारे में। तो मास्किंग एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली मास्किंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कि उन सब्सटेंसेस को अल्टर कर दिया जाता है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न कर पाए, जिससे कि वो अपना खुद का कोई कॉम्प्लेक्स ना फॉर्म करे। यानी कि सपोज करिए कि अगर आपका इसमें गिवन कोई एनालाइट है और इसमें आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो एक सब्सटेंस को जो है वो बिना इस सॉल्यूशन से सेपरेट किए हुए यहीं पे इसको मास्क कर दिया जाएगा ताकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो जो इस पर्पस के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट बेसिकली इसलिए नीडेड होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब मेटल आयन का डिटर्मिनेशन हो रहा होता है तो कोई दूसरा मेटल आयन प्रेजेंट हो तो वो दोनों रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। तो एक मेटल की रिएक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए जो है एक मेटल को मास्क कर दिया जाता है। सेकंड जो है कि जब टाइट्रेशन हो रहा होता है मेटल आयन का EDTA यूज़ करके, तो EDTA भी है आपको अलग से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कुछ इम्प्यूरिटीज़ के साथ, जिसकी वजह से रीडिंग गलत हो सकती है। तो इस इम्प्यूरिटीज़ को भी मास्क करने के लिए मास्किंग एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ट्राईइथेनोलामाइन जो है वो एल्युमिनियम और आयरन को मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। थायोग्लाइसरॉल जो है वो कॉपर को मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड जो है वो हैवी मेटल्स को मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं, और अमोनियम फ्लोराइड जो है वो आयरन और एल्युमिनियम को मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे डीमास्किंग एजेंट। तो ये डीमास्किंग वो प्रोसेस है जिसमें जो भी मास सब्सटेंस है उसको फिर से वापस उसके मास को हटा के उसको ऐसा कर देते हैं कि वो भी आपको रिएक्ट करने लगे। अगर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करना है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे, और इस पर्पस के लिए जिन एजेंट्स को यूज़ करते हैं उसे डीमास्किंग एजेंट कहते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ये बेसिकली जिंक कैडमियम के साइनाइड कॉम्प्लेक्स को डिमास्क करने के लिए यूज़ होता है। जैसे रिएक्शन में ये है तो यहाँ पे देखिए कि जो ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स है वो आपको जिंक से सेपरेट हो गया है। तो ये जो चीज़ है डिमास्किंग वो आपको 3 मेथड से किया जा सकता है। सबसे पहले एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेंट्स। इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो कुछ इंटरफेरिक आयंस है वो प्रेसिपिटेट कर सके, और ये आयंस फिर प्रेसिपिटेट होते हैं और फिर उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और फिर उनको अलग अलग उनका एस्टिमेशन किया जाता है कि वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट थे। जैसे कि ऑक्जेलेट जो है वो इंटरफेरिंग आयंस के साथ प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे कि लेड, कैल्शियम, फेरोसाइनाइड, जो कि जिंक और कॉपर के साथ इंटरफेयर करते हैं प्रेसिपिटेशन के टाइम, तो उनको मास्क कर दिया जाता है। फिर बाद में ऑक्जेलेट ऐड करके उसको डिमास्क किया जाता है ताकि वो फर्दर रिएक्शन प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड करके। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं इंटरफेरिंग आयंस के साथ, जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू EDTA कॉम्प्लेक्स। तो ये आयंस जो है वो फिर इंटरफेयर नहीं करते मेन टाइट्रेशन में, ठीक है। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, फेरोसाइनाइड जो है वो एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज होते हैं फेरिक आयन कॉम्प्लेक्स के टाइम पे, या फिर टिरॉन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज होता है कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम और टाइटेनियम आयन के साथ, ठीक।
नेक्स्ट जो है जिससे हम डिमास्किंग कर सकते हैं वो है पीएच कंट्रोल करके। तो पीएच चेंज करके जो है वो आपको जो भी इंटरफेयरिंग आयंस हैं उनको या फिर जो भी इम्प्योरिटी है उसको फिर जो है वो सेपरेट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे कि EDTA कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं pH 7 pH से कम, लेकिन टिन, आयरन, कोबाल्ट और थोरियम कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 3 to 7 pH के नीचे जो है वो स्टेबल होते हैं। तो इस केस में हम इन दोनों को इजीली डिमास्क करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपके मेटल आयन इंडिकेटर्स, मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।